बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट पोस्ट प्रोग्राम इन स्विंगर। आज हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। बहुत शोर मचा पिछले 15 से 20 दिन में कि पीएसएल में कौन सी नई टीमें होंगी और कौन सी टीमें जो है वो अपने मुआहदों को जो है आगे बढ़ाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पर अगर पीएसएल मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि जो नए मुआहदे होंगे उसमें जो रकम है, जिस तरह से लास्ट 10 ईयर्स में वैल्यूएशन की गई थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाकर की जाएगी। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, 3 टीमें लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर, इन 3 टीमों ने अपने मुआहदों की तजदीद की है और उसमें ये अभी तक ये फिगर सामने नहीं आया कि ये मुआहदे कितनी वैल्यूएशन के साथ हुए हैं। अभी सिर्फ इसका ऐलान हुआ है। हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल मैनेजमेंट इसका ऐलान बाद में करे। और साथ ही साथ हमने आज के प्रोग्राम में जिक्र करना है अरशद नदीम के हवाले से कि अरशद नदीम ने जो है जो पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीते, उनके साथ जो उनके कोच रहे सलमान बट, उन पर पिछले दिनों पाबंदी लगा दी गई थी। एक इल्ज़ाम उन पर था कि उन्होंने एक पैरेलल बॉडी बनाई और उसके इंतखाबात कराकर वो उस बॉडी के सदर बने थे। ये पंजाब की बॉडी थी। और आखिरी जो हमारी आज खबर का हिस्सा होगा वो एक बड़ा ही मुनफरिद एजाज़ है जो सलमान अली आगा ने हासिल किया है। राहुल द्रविड़ का वो एजाज़ जो उन्होंने हासिल किया है वो क्या रिकॉर्ड है। मेरे साथ मौजूद होंगे हमजा चौधरी, कल भी हमारे साथ थे, और हमारे साथ असद शहजाद साहब भी थे। हमने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान की जो फतवाहत थी उसके ऊपर, लेकिन आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं खुशामदीद कहूँगा हमजा आपको। हमजा कैसे आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। हमजा ये बताएं कि सबसे पहले हम जरा पीएसएल पर ही आ जाते हैं कि पीएसएल में अब जो 3 टीमों ने अपने मुआहदों की तजदीद की है, आपको लगता है कि पीएसएल मैनेजमेंट ने जो कहा था कि इसकी बाकायदा शायद बिडिंग होगी, इसकी वैल्यूएशन रखी जाएगी, बताई जाएगी, फिर एक कीमत मुकर्रर की जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि किसको किन शराइत के ऊपर हमने देना। और हमने ये भी सोचा कि शायद यार हो सकता है लाहौर कलंदर अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर ले, पेशावर ज़ल्मी के जो है वो कर लें अफरीदी साहब, और फिर नदीम उमर साहब जो है वो कोटा ग्लेडियर के वो कर लें। लेकिन उन्होंने तो 10-10 साल की अपने मुआहदों को बढ़ा लिया है और ये नहीं बताया गया कि कितने में बढ़ाया है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, प्राइस क्या है उसकी। तो आपको क्या लगता है कि ये बाद में चीजें सामने आएंगी या ये बस इतना ही होगा कि नहीं वैल्यू बढ़ा दी गई है? जैसे एचपीएल का जो टाइटल था पीएसएल का स्पॉन्सर, उसकी भी 3 साल के लिए बढ़ाई। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, अगर हम पहले की भी बात करें, जब पीएसएल शुरू हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग, तब भी किसी टीम की जो फिक्स वैल्यू थी कि उसको कितने में खरीदा गया, उसकी बिड कितनी थी, कौन सी पार्टीज वहां मौजूद थी, नहीं बताई गई। जब इसकी बिडिंग का भी इवेंट था तो वहां पर प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट कंसोर्टियम ऑफ बिजनेसमैन इनवाइटेड थे बिड करने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें पता लग जाएगा जी लाहौर कलंदर इतने के अंदर दोबारा आई है। मैं थोड़ा सा अपने बताता चलूं कि जब पीएसएल का स्टार्ट हुआ था तो तब कोटा ग्लैडिएटर सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर लेकिन ये एक टेंटेटिव आइडिया था ना, 9 करोड़ में थी। बिल्कुल सबसे महंगी टीम थी 37 करोड़ की पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल ऐसे। तो लाहौर कलंदर की आई थी ऑलमोस्ट 20 करोड़ की। तो ये वैल्यूएशन थी, लेकिन अब ये नहीं बताया जा रहा कि इनकी वैल्यूएशन क्या है। मैं आपको करेक्ट करता चलूं, वैल्यूएशन जो पहले वाली थी उसमें लाहौर कलंदर्स 250 करोड़ थी। 250 करोड़ थी, 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं थी। ये बात हमने बिल्कुल ठीक की। क्वेटा की सबसे कम वैल्यूएशन थी। ये चीजें तो देखे मंजर यहाँ पे आ ही जाएंगी कि इसकी कम रेट था, इसका सबसे हाईएस्ट था। जिस तरह कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम, बिकॉज एक तो वो 3 टूर्नामेंट जीते हैं, वो ज़ाहिर बात है रिजॉइस्ड हैं, वो आने वाले 10 साल के लिए उनके बिजनेस जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी मुतवक्को है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर लाहौर और टूर्नामेंट जीता है तो दिस विल गिव मोर बिजनेस बूस्ट टू देयर स्पॉन्सर्स एज वेल। तो डेफिनेटली लाहौर एक बहुत बड़ा कंटेंडर है कि वो सबसे महंगी लीग बन जाएगा और सबसे महंगी फ्रेंचाइज बनेगा। क्वेटा के हवाले से पेशावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। पेशावर भी पिछले हम अगर देखते रहे तो उन्होंने जिस तरह अपनी प्लेयर रिटेंशंस की है या बिडिंग के अंदर जब वो प्लेयर्स खरीदते थे तो मैंने नहीं कभी फील किया कि पेशावर ने कभी प्राइस देखी है। जो प्लेयर पसंद आया, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा लगा, जिसकी एवरेज अच्छी लगी है, ख्वाह वो इंटरनेशनल हो या वो नेशनल टैलेंट हो, पेशावर हैज ऑलवेज गॉट इनटू इट। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमें प्राइस का पता लग जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसका पता लगेगा। बट देन अगेन यस कि हमें आइडिया जरूर हो जाएगा कि फलांग जो टीम है वो इतने अरबों में गई है, दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, और जो दूसरी टीम है वो कदरन जरा हल्के रेट्स में गई है।
देखिए आपको याद है कि जब मुल्तान सुल्तान का एडिशन हुआ था PSL के अंदर 315 अरब करोड़, सॉरी 315 करोड़ का जिक्र आया था उसके अंदर। वो जिक्र आया था, लेकिन उन्होंने सबसे जो महंगी अपनी रजिस्ट्रेशन वैल्यू रखी थी वो 70 करोड़ प्लस 70 करोड़ प्लस थी। जी जी ऐसे। बट अब तक वो कहते हैं वो 7 अरब रुपया उस पे लगा चुके हैं अब तक, जो अभी अली तरीन ने कहा था। लेकिन अगर हम अभी की टीमों की वैल्यू की बात करें जो अभी ऐड होनी है, जिसपे फैसलाबाद का नाम है, सियालकोट का नाम है, गिलगित मुजफ्फराबाद है, बिल्कुल ऐसे। अगर इन टीमों को आपने हाई रेट वैल्यू पे लेना है, फर्ज करें आप एक वैल्यू मुकर्रर करते हैं कि यार हम बिड खोलते हैं जी, तो वो 500 करोड़ से खोलते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो फिर उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद की टीम, इनकी वैल्यू क्या है। जब तक आप ये सामने नहीं रखेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खामोशी से तो कुछ सामने। लेकिन देन अगेन देखें इमरान, ये पब्लिक के आगे नहीं रखनी जाने वाली डिटेल्स हैं। ये PCB उन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे, उन लोगों को, उन कंसोर्टियम को जो वाकई में सीरियस हैं, जिन्होंने PCB को अपनी बिड सबमिट करवाई है कि जी हम ये टीम लेना चाह रहे हैं। वो चीजें रख दी गई हैं जो आप बैक हैंड पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ओपन बिड करेंगे, अभी PCB ने ये ऐलान किया था, PSL मैनेजमेंट ने जी, कि इसकी ओपन बिड होगी। फर्ज करें अगर आपने 6 लोग फाइनलिस्ट की लिस्ट में डाले हैं, तो अगर बिड शुरू करेंगे तो बंद कमरे में तो बिड नहीं होगी ना, बिड तो ओपन होगी और बिड का बड़ा माहौल बनाया जाएगा, जरा पूरा एक जैसे ड्राफ्टिंग में एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन तो उससे पहले एक वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट वो है। अगर आप देखें, आप IPL के साथ एग्जांपल ले लें, क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर किया जाता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैलेंट, लेकिन PSL का जो गो थ्रू है बिल्कुल एक IPL की पैसों के वाले से भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑफ कोर्स 100%। लेकिन देखें IPL के अंदर भी जब प्लेयर बिडिंग होती है पता लग जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम ऋषभ पंत 27 करोड़ में INR इंडियन रुपीस के अंदर सेल हुए, उससे पहले मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में। स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं उनके ऊपर। प्लेयर्स बिडिंग का इतना इशू नहीं है, लेकिन जो अगर आप टीम्स के ऊपर बात करते हैं तो वो एक बहुत प्राइवेट मैटर है। मेरे ख्याल के अंदर ये बंद हॉल के अंदर एक डिस्कशन होगी। रही बात नई आने वाली टीम्स की, देखिए अगर हम मौजूदा टीम्स की बिड अगर हम कहते हैं, लेट्स से लाहौर का जो नया टेंडर हुआ, जाहिर बात है उनका अच्छा बना होगा, स्केड्यूल जो उनका ऑडिट हुआ है वो अच्छा हुआ होगा, तो दे आर इंटरेस्टेड कि उन्होंने दोबारा कर लिया ना। अगर उनको अपनी ऑडिट शीट के अंदर लॉस नजर आ रहा होता या ज्यादा ही लेस आ रहा होता, तो आई डोंट थिंक कोई इतना समझदार बिजनेसमैन कोई भी हो, बेशक वो पेशावर ज़ल्मी हो, कोयटा हो, लाहौर हो, कि वो दोबारा 10 साल के लिए अपने आप को इसी के अंदर फंसा लेता। वो आपकी बात तो इसके अंदर अगर हम बात करते जाएं कि जो टीम्स के ऊपर की बात, जो अब आने वाली टीम्स हैं, जैसे सियालकोट का नाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि सियालकोट पीछे जब होते थे, सियालकोट स्टेडियम सबसे ज्यादा मैचेस जीता था जब एक नेशनल T20 होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अलावा मुजफ्फराबाद का नाम आ रहा है, गिलगित का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, फैसलाबाद का नाम है। फाइनलिस्ट हमारे जरा के मुताबिक तो फैसलाबाद और गिलगित को क्या है, सियालकोट के अगर तो लोग इसलिए आ सकते हैं कि वो एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा होता है, वहाँ बहुत लोगों के पास पैसा है 101%। लेकिन आपको नहीं लगता कि PCB को एक वैल्यू शो करके, मनी वैल्यू शो करके दुनिया को बताना चाहिए कि हम क्या वैल्यू रखते हैं, हमारी वैल्यू क्या है? जैसे आपने IPL का जिक्र किया, IPL तो हर अपनी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। नहीं इमरान, आप देखें IPL अपनी टीम्स की वैल्यूज कभी भी नहीं शो करेगा। हमें जरूर ये पता होगा कि जी शाहरुख खान के पास कोलकाता नाइट राइडर्स है, प्रीति जिंटा के पास पंजाब किंग्स है, मुंबई इंडियंस अंबानी फैमिली की है, लेकिन वी विल नेवर नो, उनकी आवाम को भी नहीं पता कि उनकी वैल्यूज कितनी है। प्लेयर बिडिंग एक टीम की बिडिंग से बहुत डिफरेंट है। टीम बिडिंग एक बिजनेस है, वो एक प्राइवेट एंडोवर है, वो आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते कि जी मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन अगर कोई टीम फाइनलाइज हो जाती है जी, तो क्या ये खबर नहीं आएगी कि हाँ खबर जरूर आएगी, इतने करोड़ में ये टीम सेल हो गई। जैसे भी आपने मेंशन किया कि जराए के मुताबिक, तो खबर एक यही आएगी कि जराए के मुताबिक इतनी टेंटेटिव रकम के हवाले से ये सेल होगी। जिस तरह आपने जिक्र किया मुल्तान सुल्तान का, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि जब वो लॉन्च हुई थी तब खबरें यही आई थी कि 315 करोड़ के अंदर मुल्तान सुल्तान प्रॉपर एक फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या होता है। मेरा जो एक अपना पर्सनल ख्याल है वो ये है कि बिड कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी 500 करोड़ 400 करोड़ की, क्योंकि जो न्यू टीम्स है उनको एक स्पेस चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए, स्पॉन्सर नए नए लेके आ रहे हैं, उनको अगर ये सूट करेगी लीग तो जाहिर बात है फिर वो आगे लेके चलेंगे। जैसे लाहौर को सूट की, जैसे कोयटा को सूट की, जैसे हमने देखा बाकी टीम्स को सूट करी है, पेशावर को। इसीलिए मेरे ख्याल में बिड जो होगी फॉर द न्यू टीम्स दैट विल बी कंसिडरेबली लो रादर देन कि वो बहुत हाई बिड के ऊपर शुरू की जाए। तो फिर इसका मतलब PSL की जो मैनेजमेंट है, PCB जो है,
वो अपनी वैल्यू नहीं रखेगा कि देखें उन्होंने 10 साल एक कामयाब एक अपना प्रोडक्ट को चलाया, और प्रोडक्ट चलाने के बाद वो कुछ तो जो कि पीसीबी ने खबरें भी जारी की हैं कि हमने अपनी वैल्यूएशन निकाल ली है, हमने अपनी वैल्यूएशन निकाल के उन टीम्स को दे दी है कि हम यहाँ से बिड स्टार्ट करेंगे। वो अभी वो ये नहीं बता रहे थे, लेकिन जब बिडिंग होगी तो फिर वो ओपन होगी। I personally do believe, मैं आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ इस बात पे कि बिडिंग ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्योर बिजनेस मैटर है। प्लेयर्स की जहां तक बिडिंग है वो तो बकायदा ग्लैमरस एक सिचुएशन है जिसको दिखाया भी इस तरह जाता है। आप आराम देखें आईपीएल के अंदर वो बकायदा ग्लैमर की तरह चलती है चीज कि ये प्लेयर इतने में जा रहा है, ये प्लेयर इतने में जा रहा है। तो पीएसएल का भी बेसिकली वही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो टीम्स के अंदर की बिडिंग है वो बहुत एक प्राइवेट बिजनेस मैटर है। आई डोंट पर्सनली बिलीव अगर कहीं से लीक हो जाती है खबर, कहीं से एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, एग्जैक्ट फिगर आ जाता है, तो वो अलग बात है, वो डिस्कस भी होगी, वो फर्दर भी जाएगी। वरना आई डोंट बिलीव कि पीसीबी खुद एक टेंटेटिव नंबर देगा इसका। चले ठीक होगा, आगे हम बढ़ते हैं जी। ये तो आगे पीएसएल के हवाले से बात। सलमान अली आगा यार एक साल के अंदर उस बंदे ने 54 इंटरनेशनल मैचेस खेलनी है एक कैलेंडर ईयर के अंदर। राहुल द्रविड़ के पास इससे पहले एक रिकॉर्ड था कि वो 53 मैचेस खेल चुके थे। सलमान अली आगा ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में आज तक नहीं आया जिसने इतने ज्यादा मैचेस खेली हुई है। हमने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है कि वो हर टीम के अंदर फिट इन होते हैं, या उनका इन्फ्लुएंस बैकहैंड बहुत ज्यादा है कि वो उनको 11 साइड से कोई बाहर कर ही नहीं सकता। मैं आपके इन्फ्लुएंस की वाली जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3, उसके साथ 100% मुतफिक हूँ। देखिए 54 मैचेस आर जस्ट टू मच। अगर आपने एक प्लेयर टेस्ट करना है ना, प्लेयर के उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो वो 10 मैचेस के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो सलमान अली आगा विद अ वेरी हैवी हार्ट, मैंने तो 54 मैचेस में कोई ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं देखी कि मैं कहूँ कि जी ये मैच निकाला गया है या सलमान अली आगा ने यहाँ खड़े होके मैच बचाया। इनके अलावा बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, फखर जमान का जिक्र करें, इवन साइम अयूब की परफॉर्मेंस है। मेरा सबसे बड़ा शिकवा ये है, एशिया कप में आपने 5 ओपनर्स खिला दिए, साइम अयूब ने परफॉर्म किया, हारिस की भी थोड़ी बहुत है, फखर इज सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट प्लेयर अगर हम बाकियों का जिक्र करें, लेकिन सलमान अली आगा, अगर सलमान अली आगा एक मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं ना, अगर वो 55 मैचेस खेलते हैं तो एक साल के अंदर अगर उनकी मैं एक एवरेज वैल्यू मनी की लगाता हूँ तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा, जो इतने मैच खेल के वो कमाता है, जस्ट एक वो फी जो पीसीबी अपने प्लेयर्स को दे रहा है उसको कैटेगरी बी के अंदर जो है, और उसकी मैं समझता हूँ इससे ज्यादा भी हो सकती है, 5 डे मैचेस भी आए हैं उसके अंदर, उसने टेस्ट मैचेस, T20 वनडे खेले सारे, फिर उसके बाद उसने बड़े इवेंट्स भी खेले, वर्ल्ड कप, एशिया कप, जिसकी प्राइस मनी डिवाइड होती है और एज ए कैप्टन। तो अगर इतना पैसा इसने एक साल के अंदर अर्न किया है तो आप अंदाजा लगा लें कि प्लेयर की अपनी वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी। और मजे की बात बताता हूँ आपको कि इसके अंदर किसी इंटरनेशनल लीग ने उन्हें टच तक नहीं किया कि आए पर आकर हमारी ना ड्राफ्टिंग तक में नहीं डाला, तो आपने उसको 53 मैचेस खिला दिए, तो ये जस्टिफाई है? ये नहीं, आई डोंट बिलीव सो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। देखें 56 हम ड्रेविड के साथ कंपेयर कर रहे हैं सलमान अली आगा को, मतलब मुझे समझ नहीं आया दूर इसके ड्रेविड के बाद 52 मैचेस महेंद्र सिंह धोनी के, हम क्या उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं सलमान अली आगा को? लाइक वो प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने अपनी टीम्स के लिए करके दिखाया है, जिनको अगर आप मिडिल में खड़ा कर दें तो वो मैच लेके जाएंगे, वो वन साइडेड करके दिखाएंगे गेम्स को, वो उस कैलिबर के हैं। With a very heavy heart, I need to say, because he's still the captain of our T20 team, I don't agree with this. And this should not have been such a big news कि सलमान अली आगा ने इतने मैचेस खेले। ये तो उल्टा शिकवा है हमारा कि क्यों खेल लिए इतने मैचेस। अच्छा, आपको याद होगा यूसुफ ने भी 2000 में ये 53 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। इवन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 2021 से लेके 2023 तक बाबर का एक पीरियड चला है जी। उसके अंदर बाबर टीम से कभी बाहर नहीं हुए थे, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने इतने मैचेस ज्यादा नहीं खेले, ये लकीली खेल गए हैं या आपको लगता है कि इनको नहीं लॉबीज इन्वॉल्वड है? 100% लॉबीज इन्वॉल्वड है। देखिए मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, अब हम एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पे एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, हमारे ना व्यूअर्स जो है 101% उनकी भी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी होगी चीजों को लेके, पर आई सर्टेनली डू बिलीव, क्या उस्मान खान में कोई टैलेंट है? क्या सलमान अली आगा में कोई टैलेंट है? हारिस रऊफ ने 2021 से आपको बड़े मैचेस के अंदर मार पड़वाई है, तबाह करवाया, निस्तो नाबूद हो गया पाकिस्तानी टीम जस्ट बिकॉज कि वो फहीम अशरफ देखिए
एज कह ले एज एन ऑलराउंडर ही इज अ विकेट टेकर। जब आप किसी को अंदर नहीं आने देंगे जब नहीं तो वो खेलेगा और वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। बिल्कुल ऐसे और जिस तरह की उसकी पेस है, जो जिस तरह से लोग लाइक नहीं करते, खासतौर पर जो तेज क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये तेज बॉल्स को खेलते हैं। जब आता है थोड़ा सा लो पेस वो स्ट्रगल करते हैं या मिस सेट होता है। तो इसलिए शायद वो इसके ऊपर कामयाब है कि वो थोड़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि फास्ट स्पिनर है, मीडियम पेस, मतलब वही ना, मतलब मीडियम पेसर से। लेकिन देखिए शाहिद खान अफरीदी भी 120 पे करते रहे बॉल। हमारी हिस्ट्री के अंदर देयर वर सो मेनी इन द क्रिकेटिंग हिस्ट्री, सो मेनी फेमस बॉलर्स जो मीडियम पेसर थे। श्रीलंका के चमिंदा वास थे, मलिंगा से पहले, बल्कि इवन मलिंगा की तरह उनका नाम है। चमिंदा वास जब बॉलिंग करते थे तो कालू धरना ऊपर खड़े होते थे कीपिंग के लिए। एग्जैक्टली। इवन जब अभी जो श्रीलंका के विकेट कीपर रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन जी, वो भी ऊपर खड़े होकर उनको कैप्ट करते रहे। तो फिर खैर ये तो हमारे मुल्क में होता है कि बहुत सारे लोग लकी रहते हैं और लक की वजह से बहुत क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस लक का पाकिस्तान को कभी फायदा हुआ नहीं है। नहीं, शायद कि उनको खुद को फायदा होता हो। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा एथलेटिक्स की जाने बढ़ते हैं। आगे अरशद नदीम का जिक्र कर लेते हैं। अरशद नदीम को कौन नहीं जानता, एक ओलंपियन चैंपियन। उन्होंने अभी रिसेंटली उनके साथ जो हुआ, एक तो वो जब हार के आए एक बड़े इवेंट के अंदर, फिर उन्होंने अभी रिसेंटली इस्लामिक गेम के अंदर अपना गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी थी। जब वो ओलंपिक्स मेडल जीत कर आए थे, गोल्ड मेडल जीत के आए थे, तो उनके कोच थे सलमान बट। हमने बहुत मीडिया में देखा है, बहुत सारी वो वाहिद बंदा उनके साथ था, ठीक है। उनको एकदम से हटा दिया गया था कि इन्होंने एक पैरेलल बॉडी खड़ी की। लेकिन अब रिसेंटली जब उन पर उस वक्त पाबंदी लगाई एथलेटिक फेडरेशन ने, एक फेडरेशन ने इंटरनली उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अभी उन्हें जो हमारे सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद साहब, उन्होंने उन्हें बहाल कर दिया, क्योंकि कामा कमेटी के थ्रू उनको वहां पर सालसी कमेटी का मेंबर बनाया गया था। तो उन्होंने बहाल किया है। और सलमान बट साहब को और PSB जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मैनेजमेंट है, उन्होंने भी ये कहा है कि अब आपने और एथलेटिक फेडरेशन को पाबंद किया है कि अब आपने सलमान बट के खिलाफ जो कोच है अरशद नदीम में कोई बयान जारी नहीं करना। और जो इलेक्शन हुए थे वो सही हुए थे। तो मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि जरूरी होता है कि आपने एक बॉडी के पीछे दूसरी बॉडी खड़ी करनी है, और उसको जो भी गवर्नमेंट आती है पॉलिटिकली उसको सपोर्ट करती है, और अभी उनकी पाबंदी खत्म कर दी। इसके बारे में आपका क्या है? ये देखिए ना, आप गेम के अंदर भी पॉलिटिक्स गुजार रहे हैं, गेम के अंदर ही अजीब तरीके की पॉलिटिक्स है। ये बात तो मानने वाली है। सलमान बट वाहिद बंदा था जिसने अरशद नदीम को ढूंढा, जिसने अरशद नदीम के टैलेंट को पहचाना, उसको प्रैक्टिस करवाई। वो बंदा ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत गया, वो बंदा इस्लामिक गेम्स में गोल्ड जीता है। तो इनकी जो एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एक वैल्यू है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये हमारा एक अजीब सा मसला है कि जीता एक बंदा है, क्रेडिट 10 बंदे लेने आ जाएंगे कि जी हमारा भी इसके अंदर हाथ था। मैं ये कह सकता हूँ सलमान बट साहब प्रोबेबली थोड़ा सा उस कंट्रोवर्सी की तरफ भी आ गए थे कि चले हम किसी और को मौका देके देखते हैं। लेकिन देन अगेन क्योंकि स्पोर्ट सिंगल बंदे का, आई डू पर्सनली बिलीव बिहाइंड द बार्स अंडर द टेबल इस डील के अंदर भी अरशद नदीम का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन सुना है कि अरशद नदीम जब से सलमान बट साहब उनके साथ लगे और वो गोल्ड जीतने के बाद आए, मीडिया ने बहुत हाइप दी। लेकिन फिर उसके कुछ अरसे बाद जो अरशद नदीम थे वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इवन आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे, वो मीडिया के लोगों के साथ भी बड़ा बुरा बिहेव करते रहे। उन्होंने इंटरव्यू तक देने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आपने अगर वो बात करनी तो सलमान बट से करें, वो मुझे कहेंगे तो फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। अगर वो खाना पीना सब कुछ उन पे छोड़ दिया था। और जितना पैसा अरशद नदीम को मिला है तकरीबन उतना ही पैसा जो है वो सलमान बट साहब को मिला है। 53 करोड़ जो एक टेंटेटिव रकम है ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद, जो उनको अपार्टमेंट्स मिले, जो उनको गाड़ी मिली, जो उनको लैंड्स मिले, तो 53 करोड़ एक अप्रोक्सीमेट रकम आई थी एक गोल्ड मेडल के बाद उनको मिली थी। और उनके पैरल अगर बात करें तो 10 से 20 करोड़ रुपए तक की रकम ये भी सुनने में आई कि सलमान बट को भी मिली। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए ना, मैं वही आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि टीम ही जब 2-3 बंदों की थी, तो उसके अंदर फिर अब ये कंट्रोवर्सी आ जाना कि एक जो उनका कोच है वो एक अलग बना के चल रहे हैं और मतलब खिचड़ी बन रही है। ये हमारे ओवरऑल हमारे एथलेटिक्स के लिए ये बहुत ज्यादा जहरीला है। ठीक। और ये भी हुआ ना कि उसके बाद उन्होंने अरशद नदीम को कैप्चर कर लिया, बनाया तो एथलेटिक जो फेडरेशन थी असद साहिद साहब की, उन्होंने
बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट किया था अरशद नदीम 100% के ऊपर। सलमान भट्ट साहब को घर से पैसे तो लेके नहीं आते थे, के ऊपर लगाते थे, मुख्तलिफ स्पॉन्सर से फेडरेशन ने मिलकर उनके साथ बहुत सारा काम किया। सो इस पाबंदी के ऊपर उनका हट जाना ऑब्वियसली एक और बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा और बहुत सारी चीजें हाँ, नई सामने आएंगी और एथलेटिक फेडरेशन मुझे लगता है कि कोर्ट में चली जाएगी इस हवाले से। देखते हैं कि, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, आप भी ये बात को इसके इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि अरशद नदीम का जो टैलेंट है उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह हम कर रहे हैं अभी अरशद नदीम के साथ, और कुछ जो उनके बैकहैंड पे लोग हैं, यासर म्यू हैं, जिन्होंने उनके साथ ही इस्लामिक गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल लिया था, जी जी, वो अगर इस पॉलिटिक्स के चक्कर में आके अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत गलत चीज होगी। मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान के ओलंपिक्स के अंदर पोजीशन 40th नंबर पर आ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ 1 गोल्ड मेडल। इंडिया हमसे पीछे था। अब अगर इस तरह का बंदा जो आपको गोल्ड जिता सकता है ग्लोबल सतह पे, अगर आप उसको ही पॉलिटिक्स की जद में लाके खराब कर देंगे तो आई डोंट बिलीव कि ओलंपिक्स के अंदर फिर हमारा वही हाल होगा जो पिछले ओलंपिक्स में होता था कि 206 ममालिक हैं तो 203 हमारा नंबर आता था। बिल्कुल ऐसे ही। और 2 वो टीमें होती थी अगली जो आती ही नहीं थी ओलंपिक्स में। बिल्कुल, पॉलिटिक्स ने तो खैर काफी चीजें नेशनल लेवल पे भी खराब की हैं, 100% भी की हैं, लेकिन खेल हैं वो भी नहीं बच पा रहे पाकिस्तान में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी खेलें जो है वो सियासत से दूर रहें ताकि जो खिलाड़ी हैं वो अच्छी तरह से फले फूले और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें। आज के प्रोग्राम के लिए अब तक इतना ही। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। अल्लाह हाफ़िज़।